जाएगा। इसके बाद पर्टिकुलर जो 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हैं। देखो इसे कैसे कर सकते हैं हम। इसमें पूछा है कि यदि आप 2x की पावर 2x माइनस 3 है और बराबर 1/8 की पावर x माइनस 4 है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। एक काम कीजिएगा कि जो नीचे दे रखी है ना बट्टे में, इसे ऊपर ले आइए। ऊपर लेके आ जाएंगे। कैसे? 2 की पावर 2x माइनस 3, ये जब ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी, यानी जो प्लस की चीज़ है पावर में वो तो माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा जो आपकी माइनस एक्स और प्लस 4 ये आ जाए रह जाएगी, क्योंकि जब हम ऊपर लेके आएंगे। अब एक काम कीजिए, 8 है ना, ये 2 का क्यू हो जाएगी, इसे 2 का क्यू करेंगे, 2 का क्यू, तो फिर ये पूरे से गुणा हो जाएगा। तो फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये माइनस 3x प्लस 4 हो जाएगी और इधर की तरफ बचेगी 2 की पावर 2x माइनस 3। ठीक है, तब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं आपकी, ये भी घातें, हाँ जब आधार समान है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो ठीक है, ये कैसे हो जाएंगी, हमने बचाया मतलब ऊपर बची हुई थी घातें 2x माइनस 3 बराबर, अब जो 8 के ऊपर जब हम 8 का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता था, तो इस हिसाब से हमने जब किया था इसका निकल के आया था माइनस 3x और सॉरी सही है प्लस 12 ये हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लेंगे ना उसका। जैसे ये तो था 2 का क्यूब और माइनस आपका x और प्लस की 4 थी, तो यही तो होगा। इस पावर का इस सभी हम मल्टीप्लाई कर लिया था तो ये निकल गया था। अब ये हमने ये हटा दिए थे क्योंकि आधार समान है तो फिर घातें समान हो जाती हैं, तो इस हिसाब से तो ये वाला स्टेप बचा, ये बचा। अब देखो ये 2x से इधर की साइड ले आइए, सॉरी 3x से इधर ले आइए, तो ये 2x और प्लस इधर पचहत्तर होगी प्लस हो जाएगी तो ये 5x हो जाएगी। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ यहाँ से, ये माइनस 3 इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी तो ये 15 हो जाएगी, यानी x बराबर 5 से ये कट के 3 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पर 3 नंबर हो जाएगा। ये दे रखा है आपको, इसमें स्टार दे रखा है और ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें से इसका मान कितना होगा। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो संबंधित हो जाएगा आपका 30, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मान दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है, तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप एक काम कीजिए, क्या कीजिए कि यहाँ से इस समीकरण से y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसे यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे ना तो माइनस एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 निकल के आएगी। अगर इसे पक्षांतर न करेंगे चिन्ह को तो एक्स वाई जेड बराबर माइनस की 1 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। आप खुद से भी कर लेना, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 94। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो है 94 नंबर। ये कह रहा है किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 1/5 भाग 24 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका 1/3 का मतलब 1/3, उसका भी 3/4 और उसका भी 1/5 कितना है, ये 24 है। और इसका भी फिर हम लास्ट में जाके जो x की वैल्यू आएगी उसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा 3x, नीचे हो जाएगा 3×12 = 60 बराबर 24। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 का गुणा 24 से कर लीजिएगा, कितना आ रहा है 60 का गुणा, अगर हम 3x बराबर 60 गुणा 24 तो ये हो जाएगा आपका 0, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2, यानी हो जाएगा 1440। और ये हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 नीचे चली जाएगी, 3 चौक 12 और 3 24, 480 आएगा x की वैल्यू। और 480 x की वैल्यू आई है, इसका भी हमें निकालना होगा लास्ट में 20%। तो हम इसका 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0, इस 0 से ये, तो 48 दूनी कितना होता है 96, तो ये 96 निकल के आएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, आप इसे ऐसे कर लीजिएगा, जो भी घात दे रखी है ना, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड बताने थे कि इनकी संख्या कितनी होगी। जैसे 10 है, 10 × 2 + 1। इसी प्रकार आगे देखेंगे जो 7 दे रखा है 9 की पावर 7, तो इसमें भी
प्लस 2 इसी प्रकार करेंगे, यानी 2 गुना प्लस 1 इसी प्रकार इसमें करेंगे और इन सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ के 1 माइनस कर देंगे तो इसका 52 राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। अब इसमें क्या पूछा है, ये कह रहा है कि 12, 15, 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। तो एक काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा, देखो 18 से 1600 नहीं होगी भाग, ठीक है, बाकी 15 से हो जाएगी और लेकिन 12 से हो जाएगी, लेकिन 18 से नहीं होगी, न 2518 से होगी, ठीक है, 9 से हो जाएगी। यही पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी सबसे छोटी, जिसमें 18 का भी भाग चला जाएगा, 15 का भी और आपके 12 का। तो ऑप्शन नंबर तो सही जगह खुद से भी करके देख लेना। अब इसे ऐसे निकाल सकते हैं आप 97 नंबर क्वेश्चन का कि 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्याओं का एक तरफ निकाल लीजिएगा, बाकी फिर उसका 11 से यानी 1 से 20 निकाल लीजिएगा सीधा, फिर 1 से 10 घटा लीजिएगा तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा आपका। आप खुद से कर लेना, ये आपका 2485 आएगा। और ये 2485 नहीं आएगा, सही 2485 आएगा। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कौन सा एकम है वो एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें से हो जाएगी 17 और 25, ठीक है, यही अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि बाकी इसमें 7 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 और 4 कॉमन आ रहे हैं, इसमें 13 7 91, यानी ये है कि अभाज्य संख्या भी होती है जिनमें कोई कॉमन ना है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1 से 12 यानी 12 टिकटों को 1 से लेकर 12 तक क्रमांकित किया गया। यदि उनमें से एक टिकट पर यादृच्छिक चयन किया जाए तो एक टिकट पर अंकित संख्या 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो आप 1 से लेकर 12 तक अंकित कर लीजिएगा, जिसमें से 2 या 3 के गुणज हो। तो 2 का गुणज क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, यानी ये 5 तो ये हो गई। बाकी 3 के गुणज देख लीजिएगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा, 3 ये हो गए। तो 5 और 3 ये 8 तो ये हो गए, टोटल संख्या 12 थी। तो इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 12, 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें बताना है गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो गणित की प्रकृति होती है ना, वो तार्किक होती है, ना कि आलंकारिक होती है, ना कठिन होती है, ना अव्यवस्थित। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन ये है जब आपको विक्रय मूल्य समान दे रखा हो 2 वस्तुओं का और आपकी परसेंट भी समान दे रखी हो, एक में लाभ हानि हो, तो आपका एक ट्रिक होती है कि जो डाटा दे रखा है इसका वर्ग कीजिएगा, उसमें 100 का भाग लगाइएगा और इससे हानि हमेशा निकलती है, तो पॉइंट है 64 निकल के आएगा। और ये ट्रिक है, डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन कि एक है आपको समबहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण का मान है ये दे रखा है। तो बहुभुज की भुजाएं क्या होगी, जब हम जानते हैं कि अंतःकोण का मान है 180 होता है और जिसमें से 150 दे रखा है, तो इसका बाह्य कोण होगा ना वो आपका 30 डिग्री होगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं अंतःकोण अगर 150 डिग्री है तो इसका बाह्य कोण होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर बाह्य कोण दे रखा है उसे 360 में भाग लगा दें तो इससे भुजा निकल के आ जाती है, तो वो 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणित के शिक्षण के उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी हो, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में बांटा है, यानी ऐसे कह सकते शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है ब्लूम ने। पहला होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा होता है क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक है इसे, ये तो आपके किसने दिया था, आपके ब्लूम ने दिया था। भावात्मक है ये आपने दिया था क्रेथवाल और मसीहा ने। और जो आपका सिम्पसन वाला होता है ये क्रियात्मक है, ये सिम्पसन ने दिया था। तो देखो, इसे ज्ञानात्मक 6 स्टेज होते हैं, जैसे कि आपका ज्ञान होगा, फिर ज्ञान से बड़ा है आपका अवबोध होगा, अवबोध से बड़ा आपका अनुप्रयोग होगा, अनुप्रयोग के बाद है आप विश्लेषण करेंगे, फिर उसका संश्लेषण करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। तो इसमें से एक तो संश्लेषण दे रखा है और कोई चीज़ नहीं दे रखी है, ठीक है। तो ये तो मतलब ये है कि ज्ञानात्मक पक्ष से केवल एक स्टेप संबंधित है, लेकिन हमें पूछा है भावात्मक का। तो और देखिएगा, देखो भावात्मक में आपके लगते हैं कितने स्टेप, 6 लगते हैं। कौन कौन से, इसकी ट्रिक है R, C, वॉक,
देखो यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा पूरा, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। जो आपका भावात्मक पक्ष है ये आपके क्रेतवार और मसीहा ने दिया था, तो इसमें आपके स्टेप होते हैं जैसे आर सी बॉक, ये होते हैं आपके 6 स्टेज। इसका मतलब होता है रिसीविंग यानी प्राप्त करना या ग्रहण करना। दूसरे का होता है आपका रिसीविंग और फिर होगा रेस्पॉन्स अनुक्रिया करना। सी से हो जाएगा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जैसे संप्रत्यय बोल सकते हैं। बी का मतलब होगा वैल्यू। ओ का मतलब होगा ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संगठन बोलेंगे। की का मतलब यहाँ पर करेक्टराइजेशन है, यानी सी होती है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो देखो इसमें एक तो संगठन संबंधित है जो मैंने बताया था, सेकंड लास्ट, और कोई है क्या? और कोई संबंधित नहीं है। तो ये भावात्मक पक्ष से कौन सा संबंधित हो जाएगा? 3 नंबर, ये 4 नंबर ऑप्शन। बाकी बात करें जैसे कि आपका बचा हुआ था समन्वय और क्रियान्वय, ये आपके संबंधित हो जाएगा। जो सिम्पसन ने दिया था तीसरा क्रम दिया था, जो आपके साइकोमोटर से संबंधित था, यानी क्रियात्मक से संबंधित। तो ये आपका इसमें स्टेप आते हैं, समन्वय भी आता है और क्रियान्वय आता है। मैंने एक एक चीज़ बता दी है कौन सा किससे संबंधित है। और फिर भी अगर आपको याद रखनी है सभी के, तो मैं एक बार और लिख के बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ज्ञानात्मक की बात की थी, तो ये ज्ञानात्मक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इस ज्ञानात्मक में कितने स्टेप आते हैं? 6 आते हैं। कौन कौन से आते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे पहला ज्ञान हो गया, ज्ञान से बड़ा होता है अवबोध, ठीक है। फिर अवबोध से बड़ा होगा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग से बड़ा होगा आपका विश्लेषण, विश्लेषण से बड़ा होगा संश्लेषण, संश्लेषण के बाद फिर आता है आपका मूल्यांकन। ये आते हैं 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6। तो इनमें से कौन सा संबंधित है? संश्लेषण संबंधित है, जो आपका स्टेप नंबर कह सकते हैं 4 से संबंधित है, यानी यहाँ पे हमने लिखा था संश्लेषण, ठीक है। तो ये तो ज्ञानात्मक से संबंधित हो गया। फिर मैंने कहा था एक भावात्मक होता है जो लिखा हुआ है, ये क्रेतवाल और मसीहा ने दिया था। कब दिया था? 1964 में, ये भी जानकारी दे दूँ। और जो हमने ज्ञानात्मक दिया था ना, वो दिया था 1956 में, ये भी दे लेना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं? तो मैंने बताया था, एक तो आपका आग्रहण, आग्रहण का मतलब रिसीविंग होता है, एक तरह से प्राप्त करना। फिर होता है अनुक्रिया, अनुक्रिया के बाद होती है आपकी संप्रत्यय बनना। फिर होता है आपको मूल्य, फिर मूल्य के बाद क्या आएगा? मूल्य के बाद आएगा RRC वॉक। तो फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे संगठन बोलते हैं। फिर लास्ट में आता है करेक्टराइजेशन, यानी चरित्रीकरण। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस वजह से यही राइट आंसर होगा। हमें यही पूछा ना भावात्मक पक्ष से संबंधित, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, यानी संगठन। तो फिर इसमें आप ये कहोगे, आपने ये तो बता दिया संश्लेषण है, ये ज्ञानात्मक से संबंधित है, ये हो गया भावात्मक से संबंधित। राइट आंसर निकल भी आया। लेकिन भी ये 2 बच रहे स्टेप, ये कैसे संबंधित होंगे? समन्वय और आपका क्रियान्वय। ये आपके जो आपका लास्ट स्टेप बचता है, सिम्पसन ने दिया था क्रियात्मक पक्ष, ये दिया था 1969 में दिया था। तो ये 1969 में दिया था। इसमें भी स्टेप होते हैं जो मैंने अभी बताया था, इसमें समन्वय भी आएगा और क्रियान्वय। तो ये आपको मालूम हो चुका है। और सिम्पसन की ट्रिक देख लीजिएगा, अगर आप याद कर पाएँ तो, कि ये क्रम होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट कोको सी, यानी आई से होता है इम्पल्सन, एम से होता है मैनिपुलेशन करना, यानी तोड़ मरोड़ करना। इसका मतलब CU का मतलब कंट्रोल होता है। इस CU का मतलब को कोऑर्डिनेट होता है। और इस C का मतलब होता है करेक्टराइजेशन, या इसे नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, इसे ऐड कर लीजिएगा, या नेचुरलाइजेशन। तो इसमें ही आते हैं आपके, जैसे कि एक तो हो गया आपका क्रियान्वय और समन्वय, ये दोनों ही आपके इसी स्टेप से संबंधित है। तो हमने तो बता दिया, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है पूरा, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। तो अगर ए ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? ए अगर 25 में कर रहा है, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, इन दोनों का लेंगे LCM, वो आएगा 75। प्रत्येक की कार्य क्षमता निकालेंगे, इसकी 3 आएगी, कि वो 25 का 75 में भाग देंगे 3 बार, और 15 का देंगे तो 5। इन दोनों की कार्य क्षमता जोड़ेंगे तो वो आएगी 8। ये 1 दिन की होगी, लेकिन ये एक साथ 5 दिन काम कर चुके हैं, तो 8 40 हो जाएगी इनकी कार्य सही है, 40 हो जाएगी 5 दिन की। इन्हें इसमें से घटा देंगे टोटल कार्य क्षमता में से, तो बचेगी 35। अब ये 35 बची है, इसे करेगा केवल बी
और बी की कार्य क्षमता है 7, वो सॉरी 5, तो इसे 5 का भाग लगाएंगे तो शतपथ 35 होता है। तो यानी अब वो शेष बचे दिनों में केवल बी है, वो उसे 7 दिनों में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत 65 है, पर यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत है 62, अंतिम 7 परिणामों का औसत है 67, तो 7वां परिणाम क्या होगा? एक काम कीजिएगा, इन 13 का इससे गुणा करिए, इससे संख्या निकल आएगी। फिर यह 62 का गुणा 7 से करिएगा और आपका अंतिम 7 का इससे करिएगा, तो ये 7 और ये 14 हो जाएगी। 14 में से अगर हम जो संख्या है वो 13 घटा देंगे तो इससे वो 7वां परिणाम निकल आएगा जो पूछ रहा है। अब इसे करेंगे कैसे वो देख लीजिएगा। हमने कर लिया ये क्वेश्चन नंबर 105 है ना। अब देखो मैं अब यहाँ पे बता ही देता हूँ। अब जब 13 का गुणा 65 से करेंगे, इसे करेंगे कैसे? जब 13 का गुणा 65 से करेंगे तो जो डाटा निकल के आएगा वो आएगा 845। ठीक है, ये तो 13 संख्या का। अब कह रहा है कि 7 का गुणा हम 62 से इसलिए करेंगे, इसी संख्या निकाल रहे हैं। एक तरफ तो औसत दे रखा है, दूसरी तरफ संख्या, इन्हें गुणा करेंगे संख्या निकल के आएंगे, तो ये आ जाएगी 434। और लास्ट 7 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 67 से, इसकी संख्या निकल के आएगी 469। इन 14 संख्या हो जाएंगी टोटल, इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसमें से 13वीं संख्या घटा देंगे, तो जिससे पूछ रहा है ना वो 7वें नंबर की, वो निकल आएगी। अगर इन हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगी 903। 903 में से 845 घटाएंगे तो फिर कितना बच के आएगा, आप खुद घटा लेना। ये आएगा समथिंग 58 आएगा। ठीक है, यानी 58, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमने क्या किया था, जो 14 औसत हो रहा था ना 7-7 करके, उसके औसत में थे 13 वाला औसत की संख्या थी ना वो घटा दी, जिससे कि अब वो एक संख्या निकल आई जो 7 नंबर की पूछी गई। नेक्स्ट है, एक बंटन का माध्य और माध्यिका दे रखी है। जैसे माध्य दे रखा है आपका 60 और माध्यिका दे रखी है 48, तो इस बंटन का बहुलक क्या होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन यानी 3 माध्यिका। ये शब्द लिखा नहीं जा रहा, लेकिन ध्यान रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना, 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, तो अब इसमें जो डाटा दे रखा है वो देख लीजिएगा। इसमें से माध्य दे रखा है कितना 60 है, तो ये हो जाएगी -2 × 60। और माध्यिका कितनी दे रखी है आपकी 48, तो 3 × 48 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का गुणा 8 24 2 और आप 3 12 और 2 144 - 120, तो आप घटाइएगा 4 और यानी 24 आएगा इसका निकल के बहुलक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, यानी भुजा दे रखी है, ऊंचाई क्या दे रखी है 6 सेमी, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है √3/4 A²। अगर इसकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो ये होती है √3/2A, यानी भुजा। तो जबकि हमें भुजा दे रखी है 6 सेमी, तो ये हो जाएगी √3/2। जो एक ही जगह पर भुजा रखेंगे तो ये 2 से कट जाएगी 3, या 3 √3 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर इंजीनियर कोई अक्षरों को कितने शब्द रूप से बना सकते हैं, तो ये बन जाएंगी आपकी कितने बन सकती हैं, ये बन जाएंगी करीबन 3360, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से जो नंबर दो कह सकते हैं रिपीट हो रहे हैं उन्हें नहीं लेंगे, बाकी सभी को ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक त्रिभुज का एक कोण तो दे रखा है 50 डिग्री, शेष दोनों कोणों का अंतर दे रखा है 30 डिग्री, तो दोनों में से छोटा कोण कौन सा होगा? अब इसमें से एक काम कीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, जिसमें से 150 ऑलरेडी एक दे रखा है, तो बचा कितना 130। अब 130 में से ये कह रहा है कि इन दोनों कोणों का अंतर दे रखा है 30, तो यानी ये है क्या? अब इन्हें में से ऑप्शन ले लीजिएगा, जैसे हम ले लें ऑप्शन नंबर ले लें 3 नंबर, कि एक का मान दे रखा है 80 और दूसरे का मालूम नहीं लेकिन अंतर दे रखा है 30 का, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई डाटा यहाँ पर 50 होगा, क्योंकि 80 में से अगर 50 घटाएंगे तभी तो 30 आएगा। और हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखो एक कोण तो दे रखा है 50, ठीक है, और दूसरा दे रखा है 80, तीसरा दे रखा है 50, या त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो इससे संतुष्ट हो रहा है, यानी ये
कह सकते हैं 50 ही इसका राइट आंसर होगा। इसमें यही पूछा है कि दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, यही होगा। इन दोनों में से 80 में से 50 में सबसे छोटा यही होगा और यही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसे करेंगे कैसे? जैसे कि कार्यालय में कुल कर्मचारी हैं वो 3/5 भाग महिला है और शेष भाग पुरुष हैं। तो मान लीजिएगा टोटल है 5 है, ये टोटल कर्मचारी हैं, जिनमें से 3 महिलाएं, तो बचेंगी कितने? ये 3 फीमेल हो जाएंगी, मेल कितने बचेंगे? 2। अब ये कह रहा है कि महिलाओं का इतने भाग, पुरुषों का इतने भाग अनुपस्थित रहता है। तो 2/9 और आपका 1/4 ये अनुपस्थित रहता है। तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है? तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है, और बट्टे में टोटल रख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका निकल के आएगा 7/30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि ये कह रहा है कि 9 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु के गोले की पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती हैं। तो इस छोटी गोलियों की संख्या क्या होगी? इसमें सूत्र मत लगाइएगा गोले का, डायरेक्ट लिखिए गोले का। जो भी आप आयतन लिखेंगे तो वो कट जाएगा आपस में ऊपर नीचे। तो डायरेक्टली आप तो ये कीजिएगा कि भुजा क्यू या आर क्यू कर सकते हो, नीचे भी भुजा क्यू या आर क्यू कर सकते हैं। यानी क्यों ये है तो ऊपर जो रखेंगे ना वो 9 × 9 × 9 और नीचे आएगा 0.6 × 0.6 जब इन सभी पॉइंटों को हटाएंगे तो ऊपर 1000 का गुणा कर लीजिएगा और अब आप काट के देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर निकल के आएगा समथिंग कितना आएगा, वो आएगा आपका 3375। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 112 नंबर। ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के महत्तम समावर्ती यानी एचसीएफ और एलसीएम का योग दे रखा है 504, एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है आपको 55। यदि एक संख्या 55 है तो दूसरी क्या होगी? तो दूसरी संख्या फिर आ जाएगी इसकी तो ये आ जाएगी आपकी 45। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आप कर लेना, हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें कह रहा है कि एक थैली में 2 रुपये और 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के दे रखे हैं और उनका अनुपात दे रखा है ये। एक थैली में कुल धन इतना है तो 1 रुपये यानी इस थैली में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे? तो देखो इसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे 2 रुपये है और 1 रुपया है और 50 पैसे है, इसका अनुपात दे रखा है 6:7:15। इसे आप इसे गुणा करेंगे तो इससे क्या है कि टोटल रुपये हो जाएंगे और हमें क्योंकि टोटल रुपये ही दे रखे हैं तो हमें इससे करेंगे 6 दूनी 12 रुपये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7 रुपये और ये हो जाएंगे 15×5 = 75 यानी ये 750 पैसे हैं। इसमें अगर 100 का भाग देंगे तो 7.5 रुपये हो जाएंगे। बराबर दे रखा है ये 1590। ये धन इस धन के बराबर हो गया। अब 12 और 7 19 होते हैं, 19 और 20 यानी 26.50 है। ये कुल धन 1590 के बराबर हो जाएगा यानी 2650 यानी 26.50 बराबर 1590। इसमें से हमें क्या ज्ञात करना था कि 1 रुपये के सिक्के, तो आप इसे बट्टे में रखिएगा 1560 के में और 26.50 रखिएगा। अब क्या रहा था 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा था 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करके काट बीट करके इसमें जो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या वो आएगी 900 क्यों आएगी 420 आएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आप काट पीट कर लेना, देख लेना, क्योंकि इससे पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पर 00 लगा लेना और फिर इसे काट लेना, ठीक है। पहले 5 से काट लेना, फिर उसके बाद जो छोटा डाटा होता जाए काटते जाओगे, लास्ट में निकल के आएगा 420। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 5:9 है। 5 वर्ष के पश्चात इनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है 3:5। तो सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। देखो एक तो दे रखा है रमेश, एक तो एक रखा है सुरेश। इनका अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:9 था और ये कह रहा है कि फिर कह रहा है कि 5 वर्ष के पश्चात यानी 5 वर्ष के पश्चात फिर इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया है, वो हो गया 3:5। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, यानी इसकी यहाँ पे आयु
कितनी होगी। एक काम कीजिएगा, इसमें से ऑप्शन ले लीजिएगा, ऑप्शन के आधार पर करें। जैसे 75 ले ली, इसकी वर्तमान IP। तो एक काम कीजिएगा कि इससे अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब देखो राइट आंसर इसका 75 ऐसे मान लीजिएगा यही है, ठीक है। अब इसे निकालते कैसे हम, तो ये दे रखा है ऑप्शन के आधार पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इसी प्रकार निकालता हूँ। अगर है सुरेश की आयु वर्तमान 75 है, तो ये 3 वर्ष पहले कितने का था, तो ये 3 घटा दीजिएगा तो ये 72 बचेगी। तो ये 72 वर्ष का था। जब 9 यानी 72 वर्ष का था ये 3 वर्ष पहले, जब क्या अनुपात दे रखा है 9, तो इसमें 9 का भाग देंगे तो ये 8 निकल के आएगा इकाई। यानी अब क्या होगा, इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप 9 से करेंगे तो 9 8 72, यानी ये उम्र थी। और अगर इधर रमेश की पूछता तो फिर ये 40 हो जाती। 8 का गुणा है 65 45। अब इससे आसानी होगी करने में। 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। ये रमेश की वर्तमान आयु आ जाएगी। अगर 5 वर्ष बाद पूछता तो इसमें 5 जोड़ के 48 वर्ष हो जाते। इसी प्रकार 72 थी सुरेश की आयु, कितने 3 वर्ष बाद वर्तमान में आएंगे तो हो जाएगी 75। 5 वर्ष बाद पूछेंगे तो हो जाएगी 80। तो आप इस लॉजिक से भी कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो सही है, संतुष्टि भी हो रहा है। ये कह रहा है कि x + 1/x बराबर 4 है, तो x 4 यानी x की पावर 4 1 + x की पावर 4 का मान क्या होगा। एक काम कीजिएगा, आप ये तो जानते होंगे, जब आप किसी चीज़ का इस प्रकार वर्क करेंगे तो ये 16 -2 करते हैं ना, यानी 2a - 2। तो एक काम कीजिएगा, 2a क्यों, यानी a का वर्ग होता है, ये a का वर्ग -2 करते हैं, तो इसमें एक बार वर्ग करते हैं तो आपकी वो डाटा आएगा 14। फिर दोबारा फिर वर्ग कर दीजिएगा, जिसे कहा है कि x की पावर 4 है ना, और +1/4 है, तो इसका मान क्या आएगा। तो एक बार हमने वर्ग कर दिया, दूसरी बार फिर इस 14 का करेंगे तो 14 का वर्ग -2, तो 14 का वर्ग होता है 196, उसमें से 2 घटाएंगे तो आएगा 194। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो हम ये कहेंगे, देखो अधिक विश्वसनीय होते हैं, अधिक वैधता होती है, मानक के निर्धारक के रूप में सुगमता रखते हैं, लेकिन आकलन के लिए अधिक मेहनत या प्रयास करना पड़ता है। ये गलत है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो डायरेक्टली जो जानते हैं वो आंसर लगा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं इतनी इसमें प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो दे रखी है 15, 25, 40, 75 से विभाजित है, इन सभी तीनों का LCM लीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें पहले 99 100 यानी 9900 में दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर चला जाता है ठीक है, नहीं तो फिर आप इसमें दीजिएगा, फिर इसमें दीजिएगा, प्रत्येक देखना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, इसको करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इसका LCM ले लीजिएगा। जैसे 15, 25, 40, 75, इसका LCM आएगा 600। अब 600 का भाग दे के देखिए, जैसे 9900 में देंगे तो पूरा नहीं जा रहा है, क्योंकि आप 0 से 0 काट देंगे, तो बाकी 6 का भाग दे के देख लीजिएगा, नहीं जा रहा है ना। इस 9800 में भी जा रहा है तो वो जा रहा है मतलब 9600 में, इसमें देंगे तो ये जा रहा है पूरा 6 × 6 = 56, यानी ये कह सकते हैं यही राइट आंसर होगा। क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी पूछी थी, तो ये 2 में तो गया ही नहीं था भाग। एक तो 4 नंबर ऑप्शन, एक 2 नंबर ऑप्शन गया, फिर इसमें बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसे आप निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगी। x की वैल्यू है, ये आपकी आएगी 3 + √5। ये कह रहा है कि छात्र ने ये परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए यदि उनकी 5 विषयों का क्रमशः ये दे रखे हैं अंक, तो 5 विषय के कितने प्रतिशत अंक होंगे। तो देखो आप इसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। वैसे मैं बताऊँ, एवरेज बराबर यानी औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो आप एक काम कीजिएगा कि एवरेज दे कितना रखा है 65, ठीक है, बराबर राशियों का योग कितना दे रखा है 78 + 28 62 और 65, इन चारों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 275 और प्लस x इसलिए करेंगे क्योंकि ऊपर 5 संख्याएँ थी, क्योंकि उसने कहा था 5 विषयों को 4 तो ये जुड़ जाएंगी और एक x मान लेंगे 5 में। पट्टी में राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या कितनी है 5 है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
और इसमें से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 31 और 2 32 यानी 325 में से अगर आप 275 घटाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप घटाएंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, आप घटा लेना 325 में से अगर 275 घटाएंगे तो ये 50 निकल के आएगी और ये परसेंट में निकल के आएगी। हमें यही पूछा था कि तो 5वें विषय का कितना प्रतिशत होगा, तो वो 50% होगा। और अगर आपको वैसे अन्य लॉजिक आता है तो उससे भी कर सकते हैं। अगर ये कह रहा है 5 बच्चों जो प्रत्येक के 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए हैं और की आयु 55 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु, इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसमें से अंक लीजिए, जैसे 19 है, ये 5 जो 5वें नंबर का बच्चा है ना वही है ये। अब इसमें से क्योंकि 4 का अंतर चल रहा है सभी में, तो 4 वर्ष पहले को जन्म पाया होगा, इसमें से घटाएंगे तो 15, इससे पहले कौन जन्मा होगा तो 11, इससे पहले 7 और इससे पहले 3। तो अब हमें पूछा क्या था, अब इनका योग देख लीजिएगा ये सही बात है या नहीं। 19 + 15 + 11 + 7 + 3, इनका योग 55 ही आ रहा है। इसका मतलब सबसे बड़े सबसे बड़े बच्चे की आयु होगी वो 19 वर्ष होगी। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर आपके पास कोई अन्य तरीका आता है आप उससे भी